हेलो दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे नए सेशन में। आज हम दोस्तों पेपर 1 शुरू करने वाले हैं, जिसका आज पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है हमारा शुरू होगा। देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो लाया था जिसमें जो है हम इस टोटल सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, पेपर 1 के पूरा सिलेबस। तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है और कैसे पढ़ना है पूरा। ठीक है, तो प्लीज़ वो देख के आइए, तब ये देखिए तो आपको पक्का है कि बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए आइए, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, और उसकी लेखन में किसका किसका सहयोग रहा, कैसे कैसे हिंदी साहित्य के का जो इतिहास है उसमें लेखन में कौन कौन व्यक्ति आगे आए, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उनको ही हम मध्य में रखेंगे और उनके पहले की बात करेंगे और उनके बाद की बात करेंगे। तब हमें क्लियर हुआ कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास का लेखन है वो कैसे किया गया होगा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि आचार्य रामचंद्र जी को, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनको हम मध्य में रखेंगे। तो ये शुक्ल युगीन, उसके बाद पूर्व, और उसके बाद शुक्लोत्तर, मतलब उनके बाद कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश की। आज का जो हमारा सेशन होगा वो पूरा का पूरा आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं उनके पूर्व कौन कौन लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश की है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो बातें हैं उनके पूर्व में, जहाँ पे कुछ अनौपचारिक बातें होंगी और कुछ औपचारिक। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अनौपचारिक का मतलब होता है जहाँ पर कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपनाई गई, ना कोई मॉडल अपनाया गया, या किसी को समझाने के पर्पज़ से वो बातें नहीं लिखी गई। बस वो ऐसे ही कवियों के बारे में, उनके थोड़ी जीवनी के बारे में, उनके जो उनकी कलाकृतियाँ हैं उनके बारे में, और उनके छंदों के में, यही सब बातें वहाँ लिखी गई, जिसे हम अनौपचारिक कहते हैं। सीधा एक लाइन में अगर अनौपचारिक की बात कहें तो वह चीज़ जो वैज्ञानिकता को स्पष्ट नहीं करती है। ठीक है, मतलब वो बस ऐसे ही लिखा गया है। अगला है दोस्तों औपचारिक, मतलब इसको इतिहास लेखन की दृष्टि से लिखा गया है। मतलब उसको ऐसा लिखने की कोशिश की गई जहाँ पे हम इतिहास को, मतलब शुरुआत कर रहे हैं कि हाँ ये कवि आए, इसी समय में आए और उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसी बातें कही हैं, जिसका कुछ कालक्रम होगा, कुछ बातें होंगी, थोड़ा वैज्ञानिक पुट होगा, किसी चीज़ को लिखने का एक सही ढंग होगा, तो वो औपचारिक कहेंगे। ठीक है, देखिए अनौपचारिक में हमें कुछ चीज़ें मिली हैं जहाँ पे हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जान पाते हैं। जैसे है भक्तिमाल, एक ग्रंथ है, कविमाला, उसी तरह कालिदास जी का कालिदास हजारा है, आदि ग्रंथ है, और 84 वैष्णवन की वार्ता है। ये सब चीज़ें अनौपचारिक स्थितियों में रहेंगी। ठीक है, जैसे, और दूसरा है दोस्तों औपचारिक, जिसमें गारशा दत्ताशी, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, इनका नाम बहुत ही अच्छे ढंग से लिया जाता है हमारे हिंदी साहित्य में, जिन्होंने शुरुआत की कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के लेखन की, है ना। तो सबसे पहले हम अनौपचारिक की बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला है भक्तिमाल। देखिए, भक्तिमाल किसके द्वारा लिखा गया? नाभादास के द्वारा लिखा गया। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि भक्तिमाल जो है, इसके अंदर जितने भक्त कवि हैं खासकर उनके जीवनी तथा उनकी कविताएं लिखी गई। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इसमें कोई इतिहास बोध की बात नहीं होगी, मतलब कोई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके नहीं लिखा गया। बस भक्त कवियों का एक ग्रंथ बनाया गया, उसमें उनकी कविताओं के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, और उनकी अलौकिक घटनाएं जो उनके जीवन में व्यतीत हुई उनके बारे में। जैसे कबीर जी के बारे में जानते हैं हम लोग कि काफ़ी रहस्यमयी जीवन उनका रहा है। उनकी मृत्यु के बारे में कुछ स्पष्ट बातें नहीं हैं। उनके जीवन जो उनकी जन्म है उनके बारे में भी कई भ्रांतियाँ मिलती हैं। तो ऐसी अलौकिक घटनाएं जो मिली हमें वो भक्तमाल से ही मिली हैं, इसीलिए इसे अनौपचारिक कहा गया, क्योंकि इतिहास का कोई खास बोध नहीं कराता है। ठीक है, लगभग 200 कवियों के भक्त के बारे में यहाँ पे भक्तमाल में लिखा गया है, और नाभादास द्वारा। और इसमें जैसे कबीर हैं, मीरा हैं, रैदास जी हैं, सूरदी हैं, तुलसीदास जी हैं, धन्ना जी हैं, आदि ऐसे लोगों के बारे में वहाँ पे हमें विस्तृत जानकारी मिली है। ठीक है, तो अगला है दोस्तों जिसका नाम है कविमाला। ठीक है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। देखिए, कविमाला क्या है, इसमें लगभग 75 कवि हैं,
कितने दोस्तों? 75 कवियों का एक वृत्त संग्रह है जो लगभग संवत 1712 में एक यदुराय के पुत्र तुलसीराम थे, उनके द्वारा यह ग्रंथ बनाया गया था। लेकिन देखा जाए ना, यह ग्रंथ अब हमारे पास फिजिकल रूप में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इतना ज़्यादा प्रामाणिक इसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से इस बारे में पता चला होगा, इसीलिए यहाँ ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगली बात है कालिदास हजारा की। किसके द्वारा लिखा कालिदास? जैसा कि अगर हम भारत में हैं तो कालिदास को ना जाने तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हर व्यक्ति कालिदास को जानता ही है। तो कालिदास जी जो हैं वो एक कवि हैं और इनका एक महत्वपूर्ण वृत्त संग्रह है जिसका हम कालिदास हजारा कहते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे कवियों के बारे में बात की गई है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, उनके छंदों के बारे में बात किया गया है कि कौन कौन बातें कहाँ कहाँ लिखी गई हैं। तो एक संग्रह है बढ़िया सा। इसके अंदर कुल मिला के 212 कवि हैं जिसमें 1000 छंद संकलित हैं। अब देखिए कालिदास हजारा ना एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ग्रंथ के रूप में माना जाता है, जहाँ पे लोगों ने क्या किया ना, इसका प्रयोग किया है, प्रवृत्ति संकलन कर्ताओं ने किया। मतलब इसके बाद जो इतिहासकार आए या जो जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा, तो वहाँ कालिदास हजारा से कई बातें उठाई हैं, क्योंकि ये संवत 1480 से लेकर 1775 तक के कवियों की बात करता है। एक शिव सिंह सेगर नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा था शिव सिंह सरोज, है ना, शिव सिंह सरोज नाम का एक ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर। उसको इन्होंने कालिदास हजारा को उसका आधार बनाया था। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूपीएससी में कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व हिंदी साहित्य में लेखन की परंपरा के बारे में चर्चा कीजिए, तो आप यहाँ पे कालिदास हजारा हो गया, भक्तमाल हो गया, कविमाल हो गया, इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। और इनका जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, है ना, इसके बारे में आप लिख देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर आपको इसके रिज़ल्ट दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना लिखने से क्या होता है, लगता है कि हाँ आपने डीप में जाके थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने ये यार जो मैंने अपने नोट्स बनाए ना, इसमें इसीलिए इन सब चीज़ों को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा हेडलाइट कर दिया है कि ये बातें जब मैं रिवाइज़ करूँ तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। उसी तरह दोस्तों देखिए अगला है आदि ग्रंथ। देखिए आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया 1604 ईस्वी में। देखिए ये मध्यकाल है, आप भी जानते हैं इस समय हमारे देश में बहुत सारे अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, है ना, बहुत सारे जितने भी पुर्तगाली आए 1600 में ही आए थे, है ना। तो यहाँ पे जो कवि का जो अर्जुन जी थे, इन्होंने बहुत बड़ा एक कविवृत्त लिखा और ये माना जाता है कि ये बहुत बड़ा दस्तावेज है, जिसके अंदर जैसे धन्ना जी हैं, परमानंद, रामदास, गुरु नानक जी, गुरु आनंद, ऐसे बहुत सारे कवियों के बारे में वो एक बड़ा दस्तावेज है। और यहाँ पे उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में एक संग्रह है। देखिए जो गुरु नानक देव जी थे, ये बैठ के सत्संग करते थे, लोगों को अपने उद्देश्य देते थे और उनके उद्देश्य को ना वाणी कहा जाता था। तो उन्हीं वाणियों का ये संकलन है क्या, आदि ग्रंथ। और अच्छा इसका फ़ायदा क्या रहा हमारी लाइफ में? देखिए इसका फ़ायदा ये रहा कि इतिहास जब भी लिखा जाएगा हिंदी साहित्य का, तो यहाँ से हमें चीज़ें मिलेंगी और उसी को तो जोड़ जोड़ के लिखा जाएगा, काल का विभाजन ऐसे ही तो किया जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा ही रहा। उसके बाद दोस्तों एक बात जानने लायक है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। किसने लिखा है इसको? देखिए इसको लिखने वाले हैं गोलकनाथ ने लिखा है। गोलकनाथ किसके पुत्र हैं? विट्ठल दास के हैं। देखिए जो 84 वैष्णवन की वार्ता है, इसमें वल्लभाचार्य हैं, उनके 84 शिष्यों का चित्रण किया गया है, उनकी कलाकृतियों का। और जो विट्ठल दास हैं उनके 252 शिष्यों का चित्रण 252 वैष्णव की वार्ता में कहा गया है। तो इनके ये पुत्र थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने दादा और पिताजी के जो भी उनके शिष्य, उनकी चित्राएं थी, उनका क्या किया, उन्होंने ऐसे करके एक वो बना दिया, मतलब एक पुस्तक बनाई, एक ग्रंथ बनाया और उसमें इन सब बातों को लिखा। तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं इतिहास में बिल्कुल काम आता ही है ना। चलिए देखिए ये रहा हमारा टोलर अनौपचारिक की बातें, ठीक है। देखिए ऐसे ही क्रिस्प नोट आप भी बना लीजिए, मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इसका। क्योंकि होता क्या है ना कि जो हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं
एग्ज़ाम टाइम में आपको मोटी मोटी बुक किताबें और जो भी नोट्स हैं उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में लिखा होता है। लेकिन हमें तो उत्तर तो लिखना है कुल मिला के 200-250 शब्दों में। तो हमें जो अगर 200-250 शब्दों में लिखना है तो हमें उतना ही डिटेल में उतनी ही चीज़ें चाहिए कृष्ण के रूप में, जो हम लिख पाएँ और सीधा सीधा जो एग्ज़ामिनर है उसको इम्पैक्ट हो, है ना। आप देख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी 2022 में जो रैंक लगी है हिंदी मीडियम से, वो हिंदी साहित्य से कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा है और बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने बताया है, देखिएगा अगर आप जाके दृष्टि के चैनल पे देखेंगे तो वहाँ पे सुनील सर ने बहुत अच्छे से बताया कि किस हिसाब से शॉर्ट नोट्स, तो मैंने भी ऐसे A4 साइज़ में बाकायदे बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए 10-12 लेक्चर होने के बाद ना मैं क्या करूँगा, इसका PDF आपको दे दिया करूँगा, है ना। तो आप भी ऐसे कोशिश कीजिएगा, तो इसी को एज इट इज़ उतार लीजिए, या फिर अपना कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अब साहित्य इतिहास लेखन की समस्याएं क्या रही। देखिए अनौपचारिक में क्या क्या समस्याएं रही। यूपीएससी सीधा सवाल पूछ सकता है कि साहित्य इतिहास लेखन में क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व कौन कौन सी ऐसी समस्याएं रही होंगी लेखन परंपरा में। देखिए 4 बातें, यही 4 बातें आप याद रखिएगा, इसी को बढ़िया से लिख दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 1, प्रमाणिक तत्वों की उपलब्धता की समस्या। दूसरा, काल विभाजन की समस्या। तीसरा, नामकरण की समस्या। चौथा, इतिहास पद्धति एवं इतिहास बोध की समस्या। क्योंकि हमें इतिहास बोध की समस्या होती है, भैया कहाँ से क्या शुरुआत हुई थी नहीं पता, है ना। उसी तरह नामकरण की समस्या, हमने काल विभाजन मान लीजिए कर भी दिया तो समस्या आएगी नामकरण की, और सबसे समस्या आएगी काल विभाजन की कैसे किया जाए, क्योंकि कोई कभी महान हो सकता है तो क्या पता उसके नाम पे रखा जाए, दूसरा कभी उससे अच्छा है या उसके समतुल्य है, तो कैसे एक को अच्छा एक को बुरा कह सकते हैं, है ना। और प्रामाणिकता कैसे लाई जाए, ये सब चीज़ें क्या है, एक साहित्य का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें ये सब समस्याएं आती हैं। तो ये बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, ये हमारा अनौपचारिक की बातें थी। अब हम औपचारिक की बात करेंगे। आइए देखिए, अब हम औपचारिक परंपरा की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे हैं गार्शिया दताशी, जो कि एक फ्रेंच व्यक्ति थे। ये भारत में आए और उन्होंने 1839 में फ्रेंच भाषा में एक अपनी पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम ज़रूर दोस्तों याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, है ना। इनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, 3-4 बार इनकी पुस्तक का नाम आप जरूर लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपको क्या होगा कि जब भी ऐसा कुछ परंपरा लिखने को आएगी या आपसे पूछा जाएगा ऐतिहासिक साहित्य इतिहास के जो लेखन था उसमें किन किन इनके नाम हैं विस्तार से बताइए, तो आप क्या करेंगे ना, इनका नाम अगर लिख के इनकी पुस्तक लिख देंगे तो आपके जो मार्क्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो काफ़ी हाई हो जाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, इन्होंने क्या किया, औपचारिक इतिहास लेखन के संदर्भ में ये बातें लिखी थी। देखिए ये बहुत बड़ा, ये देखा जाए ना, ये बहुत इतिहास इसमें तो कम था लेकिन तथ्यों का बहुत बड़ा कोष था ये। मतलब इसमें छोटे मोटा ये एक किताब इन्होंने नहीं लिखी, इसमें लगभग 3224 कवियों और लेखकों का इन्होंने विवरण दिया है। तो ये बहुत बड़ी इनकी पुस्तक है, बहुत नामी है। इस इतिहास कम क्यों, क्योंकि इन्होंने तथ्यों पे ज़्यादा ध्यान दिया कि कौन सा कवि क्या बातें लिखी हैं, उसने क्या क्या चीज़ें कलाकृति लिखी है ना। तो ये सब बातें जो लिखा इन्होंने अपनी पुस्तक में, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 3224 कवियों और लेखकों का विवरण मिलता है। रचनाकारों एवं रचनाओं के काल का भी वर्णन किया है इन्होंने, ठीक है। प्रस्तुति जो कालक्रम के अनुसार नहीं है, वर्णानुसार किया है इन्होंने। देखिए वर्ण जो क्रम अनुसार होता है, इसके अंदर दोस्तों समस्या ये होती है कि आप ना क्या करते हैं कि इनको अच्छा ज़्यादा बताते हैं, इनको बुरा बताते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनकी कविता इनसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा कुछ हम भेदभाव करते हैं, तो वहाँ पे कालक्रम के अनुसार नहीं, वर्ण अनुसार उन्होंने काम किया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का जो साहित्य है ना वो काफ़ी महत्व रखता है, काव्यात्मक महत्व बहुत है उसका। वह ना तो किसी दूसरा भाषा से हीन है और ना ही किसी वास्तव में ना किसी से कम है। मतलब इन्होंने यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात कही है कि जो हिंदुस्तानी साहित्य है वो उसका महत्व बहुत अच्छा है, वो ना दूसरी भाषा से हीन है और ना वास्तव में किसी से कम है।
तो ये बातें जो गार्शा दत्ताशी ने कही, ये कहीं ना कहीं आप कोट जरूर कर दीजिएगा जब इनके ऊपर क्वेश्चन बने, है ना। आगे लिखा है, भाषा के संदर्भ में ताशी का मत है कि हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी हिंदी, आप हिंदी को कहिएगा हिंदुस्तानी, वास्तव में भारत की अभिव्यंजना शक्ति संपन्न और सबसे अधिक शिष्ट प्रचलित भाषा थी। ऐसा किसने कहा? ताशी का मत है कि जो हिंदुस्तानी भाषा है उसकी अभिव्यंजना शक्ति मतलब एक दूसरे से बात करना, बोलना और शिष्टाचार है काफ़ी हद तक, मतलब लोगों को रिस्पेक्ट देने वाली भाषा है। आगे लिखा है उन्होंने, आगे कहा जाता है कि इनका जो ग्रंथ है, जो इन्होंने किताब लिखी, देखिए मैंने क्या बताया कि ये इतिहास तो कम बताती है लेकिन हमें ये तथ्यों का बोध बहुत कराती है। इसी वजह से ना जब इन्होंने ऐसा कुछ लिखा तो यहाँ पे इस एक ग्रंथ होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ संगीत, है ना, इसमें क्या क्या आ गया दोस्तों? संगीत आ गया। संगीत के साथ साथ इतिहास, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, गणित, विज्ञान संबंधी ग्रंथों को भी शामिल किया गया। मतलब इन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ को, जैसे कोई कवि है जो चिकित्सा पे लिख रहा है या कोई व्यक्ति है जो गणित पे थोड़ी बातें लिख रही है, तो कोई लेखक है तो उनको भी इन्होंने शामिल कर लिया था, है ना, या किसी का दर्शन है तो उसको भी शामिल कर लिया था इन्होंने। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा ग्रंथ बना क्योंकि इसमें ये सब चीज़ें शामिल थी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास से उतना महत्वपूर्ण तो माना नहीं जाएगा कि इन्होंने बहुत अच्छा हिस्ट्री लिख दी थी हिंदी साहित्य की, है ना। तो बस ये मान के चलिएगा इनका नाम लिया जाता है क्योंकि हमें वहाँ से कुछ तथ्य मिल जाते हैं। आइए दोस्तों, अगली बात है, ताशी के साहित्य इतिहास में कुछ ऐसी सूचनाएं भी मिलती हैं जो आज भी महत्वपूर्ण है। जैसे पृथ्वीराज रासो के बारे में, दादू नानक जी के बारे में, मुंशी शिव प्रसाद आदि, है ना, रचनाकारों के बारे में प्रदत्त सूचनाएं हमें मिली हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या था, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ताशी ने जो लिख के गए तो वहाँ से जो हमें चीज़ें मिली, हमने क्या किया, उसको जांचा परखा और मैंने कहा है ना कि वहाँ से हमने बस अपनी चीज़ों की जानकारी जो थी वो एक्सट्रैक्ट कर ली, मतलब उसमें से निकाल ली, है ना। लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की थी क्योंकि बाहरी व्यक्ति थे, इनका काफ़ी ज़्यादा रुचि रही होगी इन सब चीज़ों में, तो इसीलिए इन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी। आइए देख लेते हैं कि जो ताशी थे उनकी कुछ सीमाएं भी रही होंगी दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जो उनकी सीमाएं थीं उसमें क्या था कि इन्होंने कालक्रम के अनुसार तो लिखा नहीं, जो हमने पहले ही बात कर ली, वर्ण क्रम अनुसार की तरफ से इन्होंने अब पूरा अपना जो भी ग्रंथ लिखा है। आगे लिखा है हिंदी और उर्दू कवियों को शामिल किया, लेकिन जो उर्दू की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा था, है ना, क्योंकि उर्दू की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा ही रहा क्योंकि उस समय हिंदी उतनी ज़्यादा प्रचलित भाषा के रूप में नहीं आई थी, क्योंकि आपको भी पता है खड़ी हिंदी 1850 के बाद सही से बोली जा रही है। उसके पहले जो है उर्दू और हिंदी ये मिक्स बातें थी, ज़्यादातर हम लोग अपभ्रंश, है ना, औहट और इन सब चीज़ों की हिंदी ज़्यादा बोली जाती थी। आगे देखा जाए कि तथ्य अप्रामाणिक रहे ज़्यादातर और बहुत से विवरण गलत दिए हैं उन्होंने। देखिए, आज के समय में हमें तथ्यों की सही जानकारी अब आसानी से हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिटेल बहुत ज़्यादा मिल गई है। उस समय देखिए उतना ज़्यादा रहा नहीं था, तो इनके पास जो तथ्य थे वो अप्रामाणिक थे, बहुत से विवरण अब पता चला है कि वो गलत थे। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, ये इनकी सीमाएं हैं, मतलब इन्होंने ऐसा ये गलतियाँ उन्होंने की थी। आगे लिखा है पूर्वाग्रह युक्त थे तथा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रहा। देखिए, सीधी सी बात है, थे तो ये फ्रेंच व्यक्ति, है ना, और उस समय जो फ्रांसीसी थे वो तो भारत में आए नहीं थे, पुर्तगाली आए थे। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने ये आए होंगे तो इन्होंने क्या किया होगा, पूरे साहित्य को खंगाला होगा। तो सीधी सी बात है, कोई बाहरी व्यक्ति अगर लिख रहा है तो उसका झुकाव दूसरी तरफ होगा ही। तो सीधी सी बात है, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रहा ही था, है ना। तो ये एक तरह से इनकी सीमाएं थी, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले हैं हमारे, जिनका नाम है मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने क्या लिखा, एक ताजकिस ई सुराई हिंदी नाम से इनका एक पुस्तक है। उन्होंने क्या किया, हिंदी कवियों को भी इसमें शामिल किया। उर्दू के कवि ज़्यादा थे लेकिन हिंदी कवियों को भी इन्होंने शामिल किया। इतिहास बोध का इनके पास भी अभाव था। यह वर्ण क्रम अनुसार ना होके कालक्रम अनुसार था, यही एक अच्छी बात थी इनके साथ कि इन्होंने पहली बार ऐसा कुछ किया कि जहाँ पर हम काल को विभाजन किया कि यह समय इतना है और इसमें ये कवि आए।
टाइम को डिवाइड करके इन्होंने ये बातें कहीं। ठीक है, अब 2 लोग और बचते हैं, एक जॉर्ज ग्रियर्सन है और एक है मिश्र बंधु। इनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं पूरी कोशिश है कि 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक से ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, है ना। उन दोनों की बातें अगले वीडियो में करेंगे, फिर हम लोग शुक्ल युग पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतना एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, नोट्स वोट्स जो भी हो आप बना लेंगे, और जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ से जब ये अनौपचारिक वाला मामला ख़त्म होगा तभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको लिखने की कोशिश करिएगा कि देखिए इतने से आप कुछ लिख पाते हैं कि नहीं। 150 शब्द में लिखिएगा, वो मैं जब अगला वीडियो आएगा ना उसमें देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, प्लीज़ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आगे बस पढ़ते रहिए दोस्तों। मानता हूँ थोड़ा वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं, मैं लगातार इम्प्रूवमेंट में हूँ, कुछ बेहतर करने का बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट कीजिए, है ना। ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।